गुड मॉर्निंग, जय भीम। आज के एडिटोरियल सेशन में आप सबका वेलकम। हम आज के टॉपिक में सीधा बिल जाते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ में कहीं पर भी थोड़ा अगर कुछ इशू हो, आज थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी चल रहा है हमारा, तो आप बताएं तो हम उस तरीके से पॉज कर लेंगे। गुड मॉर्निंग आप सबको भी। तो आज का जो हमारा जो एडिटोरियल है, एक सेकंड शेयर करता हूँ स्क्रीन। राइट, आज का जो हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है वो है मेमोरीज ऑन ऑन रिमेम्बरिंग पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब इस पूरे आपको आपको ये पता है कि ये पूरे रीजन में ब्रिटिश का एक रूल हुआ था। ब्रिटिश सरकार चलाते थे। ब्रिटेन एक यूरोप का एक छोटा सा देश है जो इस पूरे रीजन में उनका रूल था, उनकी सरकार थी। और 1947 में उनसे हमें आज़ादी मिली। और जाने से पहले उन्होंने उनके जितने टेरिटरीज थे उनके दो हिस्सों में बंटवारे किए। एक बंटवारा किया, डिवाइड किया, पार्टीशन किया। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे उन्हें पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट नेशन मिला, और जो बाकी रीजन थे उन्हें इंडिया का दर्जा दिया गया। तो उस पार्टीशन से रिलेटेड ही हमारा आज का क्या बोलते हैं सेशन है। एक सेकंड, हाँ, राइट। ये था हम आज का जो अपना सेशन है, एडिटोरियल में घुसने से पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या इसका कॉन्टेक्स्ट था, क्या इसकी हिस्ट्री है। अगर हम वो समझेंगे तो हमारे आज के एडिटोरियल में हमें उसका क्या वो कहना चाहता है हमें ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर लिखा है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, यानी बिफोर 1947। ठीक है, 1947 से पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश की सरकार थी, जब ब्रिटिश रूल करते थे इस पूरे इलाके को, तो मैप कुछ ऐसा दिखता था। अब ये अगर आप देखेंगे इस मैप को, आपको यहाँ पर दिखेगा दो मेन कलर, येलो और पिंक। ठीक है, तो अगर आप ये स्क्रीन के नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर है येलो यानी ब्रिटिश इंडिया, पिंक यानी प्रिंसली स्टेट्स। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पुराने टाइम पे क्या था कि ये जो इलाका था यहाँ पर बहुत सारे राजा रजवाड़े किंगडम्स वगैरह थे। बहुत सारे किंगडम्स ऐसे थे, राजा ऐसे थे जिनको ब्रिटिश ने हरा के उनकी जो सत्ता थी, उनकी जो टेरिटरी थी, वो उन्होंने डायरेक्टली कब्जा कर लिया। ये इलाके आपको येलो में दिख रहे हैं। येलो यानी ये ब्रिटिश इंडिया, जहां पर डायरेक्ट जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश चलाते थे, क्योंकि वहां के जो भी राजा थे उनको हरा के उन्होंने उनसे वो लैंड ले लिया। अच्छा, कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश से डायरेक्टली फाइट नहीं किया। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम ब्रिटिश से डायरेक्ट फाइट करेंगे तो हमको इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन बहुत पावरफुल है। तो उन राजाओं ने क्या किया, ब्रिटेन के साथ समझौता कर लिया, उनके साथ दोस्ती कर ली, और उन्हें बोला कि आप जैसी सरकार चाहते हो हम वैसी ही सरकार चलाएंगे, हम आपके अगेंस्ट में कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। अब इंडिया का जो रीजन है बहुत बड़ा है, बहुत टेरिटरी वाइज इट्स ह्यूज। अगर आप ये एक मैं देखता हूँ, ये एक इंडिया और पाकिस्तान, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप मैप देख रहे होंगे, एक सेकेंड, ये जो पूरा इलाका है इंडिया और पाकिस्तान का, और जिसमें अभी तो बांग्लादेश है, बट पहले तब ये ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट था, इतना बड़ा रीजन। ठीक है, जो ये ब्रिटिश चलाते थे। और ब्रिटेन जो नेशन है वो एक, मतलब इसके कंपैरिजन में जितना बड़ा ये श्रीलंका है लगभग उतना ही बड़ा साइज का एक ब्रिटेन था। और वो यूरोप के भी इस तरफ में है। अगर आपको अपना मैप थोड़ा बहुत याद होगा
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये रीजन इतना बड़ा था कि ब्रिटिश के लिए भी ये बहुत फायदेमंद था कि अगर कुछ राजा उनसे कोऑपरेट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि इतने बड़े रीजन को अकेले चलाना भी मुश्किल था। ठीक है, ब्रिटेन एक बहुत छोटा नेशन है, उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है। तो ऐसे जो राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ डायरेक्टली फाइट नहीं किया, उनके साथ दोस्ती की और उनको बोला कि आपको जैसी जैसी सरकार चाहिए हम वैसे वैसे चलाएंगे, तो ये इनका एक फ्रेंडली कनेक्शन हो गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन जगहों में उन राजाओं को उनकी किंगडम जो था उनको चलाने दिया, लेकिन जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजन होंगे, इकोनॉमिक डिसीजन होंगे, कोई भी मेजर जो पावर थी वो एक्चुअली ब्रिटिश से थी। तो वो क्या करते थे, अपना एक एजेंट बैठा देते थे राजा के दरबार में। तो राजा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो ब्रिटिश एजेंट से, सरकार ब्रिटेन की ही चल रही है लेकिन नाम राजा का रहता था। तो ऐसे जो इलाके थे वो पिंक में है। पिंक मतलब यहाँ के राजा जो थे वो ब्रिटेन के एजेंट थे, ब्रिटेन के साथ काम करते थे। तो ये देखेंगे पूरा का पूरा जो राजपूताना है, राजस्थान है, हैदराबाद में निजाम की सरकार थी, मैसूर में भी वहाँ के राजा थे, फिर पंजाब के राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे, बलूचिस्तान में, तरह तरह जगह में आप देखेंगे कि लोकल राजास की सरकार थी। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, ये तो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी विजिबल हो रहा है? आप सबको विजिबल हो रहा है? अगर आप नहीं हो रहा है तो बताइए। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैप ऑफ इंडिया? यस सर बोल रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। तो यही यही मैं बोल रहा था कि जो इलाके येलो में है, हमको जो समझना है वो है, वो डायरेक्टली ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो गवर्नर जनरल थे, वो डायरेक्टली चलाते थे। और जो इलाके पिंक में थे, उनके जो उनकी मतलब वो सरकार वहां भी ब्रिटेन की चलती थी, लेकिन नाम होता था वहां के लोकल राजाओं का। तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अच्छा, अब 1947 जब आने लगा तो इंडिया में ऐसे बहुत एंटी ब्रिटेन एक मूवमेंट चली। ब्रिटिश को ऐसे बोला गया कि आपको इंडिया छोड़ देना चाहिए, आप यहाँ के हो नहीं, इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं वही सरकार चलाएंगे, हमारा अपना देश होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। तो ब्रिटेन जब यहाँ से जाने लगे तो वो तब एक अलग तरह की डिमांड आई। तब डिमांड आई कि ये जो टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी है, और बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो नॉन मुस्लिम हिंदू, कहने को तो हिंदू बोलते हैं, मतलब वो हिंदू रिलीजन वाले हैं। ठीक है। अब ऐसा एक डिमांड आई कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उनको एक अलग नेशन करना चाहिए, उनको एक अलग कंट्री होनी चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि ये जब ब्रिटेन गया यहाँ से, तो उन्होंने ये एक अरेंजमेंट करके दिया, जो येलो पार्ट है उसको इंडिया दे दिया, और जहां पर मुस्लिम्स डोमिनेंट थे उसको उन्होंने पाकिस्तान का कंट्री बना दिया। तो इनिशियली जो शुरुआत में क्या था, पाकिस्तान दो थे, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन ये यहाँ पर भी मुस्लिम डोमिनेट, तो ये एक ही कंट्री थी, इसके दो हिस्से थे लेकिन कंट्री एक ही है। तो पाकिस्तान, और इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ये दोनों की पार्लियामेंट एक ही था, गवर्नमेंट एक ही थी, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही था। लेकिन 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, इसने वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में रिबेलियन करके अपने आप को एक अलग कंट्री बना लिया, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये जब ब्रिटेन इंडिया से गए, रीजन से गए, तो उन्होंने ऐसे मतलब ये डिवीजन करके गए। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप स्क्रीन में अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा एक लाल रंग की लाइन है यहाँ पर, इधर भी है और इधर भी है लाल रंग की एक लाइन। ठीक है। ये जो लाल रंग की जो लाइन है, इसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ये देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर और भी हैं, ये भी मतलब इंडिया के और इंडिया और चाइना के अलग अलग और भी बॉर्डर हैं, लेकिन ये वाले जो लाल वाली लाइन है इसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि एक अंग्रेजी अफसर थे
रेड क्लिफ को ब्रिटेन से स्पेशली बुलाया गया था 1946 में, और उनको ये जॉब दिया गया था कि आपको डिसाइड करना है। सर ब्रिटिश इंडिया को अपनी इच्छा से छोड़ के गए थे? नहीं, अपनी इच्छा से वो क्यों छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इतना एक प्रॉफिटेबल टेरिटरी उनके हाथ में था, और यहाँ से वो बहुत पैसा कमा सकते थे, यहाँ की पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में थी, तो बहुत प्रॉफिटेबल था ये पूरा इलाका, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो आप इनको इंडस्ट्री में लगा सकते थे, तो उनके लिए ये इलाका बहुत ही प्रॉफिटेबल था। तो वो खुशी से तो नहीं गए, ठीक है, उनको जाना पड़ा, क्योंकि 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बहुत तबाही दी, और जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ था। हिटलर ने ब्रिटेन को काफी डैमेज पहुंचाया, जबकि ब्रिटेन फिर भी वॉर जीते, लेकिन वो बहुत, उनकी इकोनॉमी मिलिट्री बहुत डैमेज हो चुकी थी, बहुत कमजोर पड़ चुके थे। तो ऐसी कमजोरी की हालत में इतने बड़े रीजन को कंट्रोल करना उनके थोड़ा बस के बाहर था। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अलग तरह की लहर चल रही थी, अलग तरह की हवा चल रही थी, तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि ये पुराना जो सिस्टम है कि आपने एक कंट्री को कब्जा कर लिया और उस कंट्री को आप ऐसे अपने टेरिटरी की तरह, अपनी कॉलोनी की तरह चला रहे हो, ये अब नहीं चलेगा। तो इसीलिए इन सारे चीजों के मद्देनजर रखते हुए उनको ये छोड़ना पड़ा। तो वो खुशी से तो नहीं गए, लेकिन उनके पास कुछ खास ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब ब्रिटेन ने ये डिमांड मान ली कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होंगे उनको पाकिस्तान का कंट्री दिया जाएगा, और जो बाकी जो रिलीजन थे या जो मुस्लिम्स अलग कंट्री नहीं चाहते थे वो भी, उनको इंडिया में रखा जाएगा। अब सवाल आया कि इस कंट्री की, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री कहाँ होगी, बॉर्डर कहाँ बैठेगा? क्योंकि आप अगर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी सोचें तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप कहीं पर एक जा रहे हैं, शहर के बाहर गांव जा रहे हैं, अचानक से कोई अपने आप तो नहीं मिलेगा कि ये यहाँ से एक अलग इलाका शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के गांव कनेक्टेड होते हैं, उनके रिलेशंस होते हैं आपस में, उनकी जमीनें होती हैं, उनके रिश्ते होते हैं आपस में। तो बॉर्डर कहाँ से खींचेगा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जब कभी भी बॉर्डर लगाया जाता है कहीं पर किसी कंट्री के बीच में, तो उस पर बहुत डिस्कशन होता है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने एक एडिटोरियल एनालिसिस किया था असम और मिजोरम के बॉर्डर इशू पे, ठीक है। वो तो एक ही कंट्री के दो हिस्से थे, और उनमें भी ऐसे झगड़ा है कि ये शहर हमारा होना चाहिए, ये गांव हमारा होना चाहिए बोल के, एक ही कंट्री के दो स्टेट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, असम और मिजोरम। तो ये तो दो अलग अलग कंट्रीज की बात आ गई है यहाँ पर। तो ऐसे मौके में बॉर्डर जो है बहुत सेंसिटिव चीज है। इस पे वहां पर ग्राउंड पे जो लोकल लोग रहते हैं, जो विलेजर्स हैं, जो उनसे बातचीत करके कि जी हमको बॉर्डर बनाना है, तो आप क्या चाहते हैं, आपके यहाँ से जाए कि उधर से जाए, ऐसे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन ब्रिटेन को उस टाइम ऐसा था कि वो थोड़ा जल्दी में थे जैसे छोड़ने के लिए, प्लस उनको उनको ऐसा था कि जब हम छोड़ रहे हैं तो हम क्यों इतना हेडेक ले, हम क्यों इतना टेंशन ले। तो उन्होंने रेडक्लिफ बोल के एक जेंटलमैन ने उनको बुलाया। रेडक्लिफ इससे पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, वो पहली बार इस यहाँ पर पहुंचे। और जैसा कि अगर आप सोचे कि आपको ऐसे कल को अफ्रीका में कोई कंट्री है, जैसे अगर अब हम देखते हैं कि जैसे अगर आपको कल को मान लीजिए ईरान का बंटवारा होना है, ठीक है, ये ईरान है। एक्चुअली ईरान से भी बेटर एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कल को चाइना का एक बंटवारा होना है, चाइना का पार्टीशन होगा, और चाइना के पार्टीशन के लिए आपको बोला जाता है कि आप डिसाइड करो कि पार्टीशन होगा तो यहाँ बाउंड्री बैठेगी कि यहाँ बाउंड्री बैठेगी, ठीक है। अब आप चाइना, अब ये काम कौन कर सकता है? ये काम वही कर सकता है जो चाइनीज हिस्ट्री से नॉलेजेबल है, चाइना में रहता होगा या रहती होगी, और उन्होंने काफी टाइम बिताया है, और उनको कल्चरल आइडिया मालूम है, उनको पता है कि ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है कौन सा बेटर है, ये बेटर है कि ये बेटर है, उनको ये सब चीजें आइडिया होंगी, ठीक है। ना कि अगर हम, मतलब मुझे कोई ले जाके वहां पर, मैं कभी चाइना गया नहीं हूँ, चाइना की हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं है, बस मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से खींच दी लाइन।
ठीक है, अब उससे क्या होगा कि वहां पे जो लोग रहते हैं, जो इधर लोग रहते हैं, जो इधर लोग रहते हैं, उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इंडिया में हुआ। यहाँ पर ये रेड क्लिफ को ले आए और रेड क्लिफ को बोला जी आप बाउंड्री बना दो, आप बॉर्डर बना दो इन दोनों कंट्रीज के बीच में। और उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर बिना कुछ स्टडी किए, बिना कुछ ग्राउंड में जाके बात किए, बिना कुछ, जिन एरियाज पे उन्होंने बॉर्डर खींचा वो एरिया उन्होंने कभी देखे भी नहीं, और उन्होंने ये बाउंड्री बना दी। और जब ये बाउंड्री बना रहे थे तो किसी को कोई आइडिया नहीं था। जो लोग यहाँ पर रहते हैं सपोज करिए, या जो लोग यहाँ रहते हैं, ये उनको ये नहीं मालूम था जिस दिन तक बॉर्डर अनाउंस नहीं हुआ कि वो इंडिया में रहेंगे कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। क्योंकि ये वाला जो इलाका है, आ, ये वाला जो पूरा इलाका है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जो, एक सेकेंड, जो बॉर्डर के इस तरफ भी है रीजन और बॉर्डर के इस तरफ भी रीजन है, इन दोनों इलाकों में ये जो जो अभी पाकिस्तान में पड़ा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हिंदू और सिख भी रहते थे, और जो इंडिया में है वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मुस्लिम भी रहते थे। तो जब उन्होंने बोला कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन को हम पाकिस्तान में डालेंगे, तो किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आप करोगे। क्योंकि अगर आप देखो आज लाहौर पाकिस्तान में एक शहर है, ठीक है, लाहौर में बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू और सिख भी रहते थे, और दिल्ली में बहुत बड़ी क्वांटिटी में मुस्लिम रहते थे। तो अब दिल्ली इंडिया को मिलना चाहिए कि लाहौर को पाकिस्तान को मिलना चाहिए, लाहौर इंडिया को मिलना चाहिए कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए, ये उस टाइम उस वक्त पे क्लियर नहीं था। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे, कस्बे थे, लोगों को मालूम है कि पार्टीशन हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी उनका जो घर है, उनकी जो जमीनें हैं, वो इंडिया में आएगी कि पाकिस्तान में आएगी। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन था। और रेड क्लिफ ने ये बाउंड्री बना के वो रातों रात इंडिया से हट गए, क्योंकि उनको मालूम था इस पे बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आप सोचिए जरा, आप इस इलाके में रहते हैं, ये जो इलाका है जहां पर दोनों कंट्रीज, दोनों कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, आप इधर में रहते हैं या आप इधर में रहते हैं, ठीक है, आप लास्ट मिनट तक आपको मालूम नहीं है कि आप एक्चुअली इंडिया में जाओगे कि पाकिस्तान में जाओगे। अगर आप सिख हो और आपकी जमीन और आपके जो गांव है वो इंडिया में आता है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिख हो या हिंदू हो और आपकी जमीन पाकिस्तान में आ गई, तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा, आपको इंडिया आना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मुस्लिम हो और आपकी जमीन है, आपका आपका गांव अगर पाकिस्तान में आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका गांव इंडिया में आता है तो आपको वो बेच के समेट के अपना सारा कुछ समेट के पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा चाहिए कि आपको आइडिया होना चाहिए पहले से कि चांसेस क्या है, आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, वो किस कंट्री में आएगा। फिर आपको कुछ 5-6 महीने, 1 साल 2 साल टाइम मिलना चाहिए कि आप थोड़ा, आपकी जो प्रॉपर्टी है या थोड़े आपकी जो पैसे वगैरह है, कमर्शियल डीलिंग्स है, आप धीरे धीरे उसको वाइंड अप करो, आप उसको समेटो, बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में कराना है। तो ऐसे हजार काम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी काम किसी को करने का चांस नहीं मिला, लास्ट मिनट तक पता नहीं था। और जैसे ही ये समझ में आया कि अच्छा अब ये तो पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो लोग रातों रात दौड़े, अपना सब कुछ जो हाथ में मिला उसको लेकर दूसरी तरफ जाने लगे। और इसी बीच में बहुत सारा वायलेंस हो गया, और लाखों लाखों लोग दोनों तरफ मारे गए। मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों को, लोगों को हिंदू और सिख ने पकड़ के मारा, और उल्टा भी हुआ, हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों को मुसलमानों ने भी मारा। जहां मुस्लिम डोमिनेट थे उन्होंने मारा, जहां इंडियन जहां पर हिंदू और सिख डोमिनेट थे उन्होंने मुस्लिम को मारा। तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ। बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे परिवार थे जिन्होंने सब खो दिया, फैमिली मेंबर चले गए, उनकी पुश्तैनी जो फैमिली जमीनें थी वो चली गई, प्रॉपर्टी चली गई। बस किसी तरह वो जान बचा के, जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान पहुंचे, या जो हिंदू या सिख थे वो इंडिया पहुंचे, किसी तरह जान बचा के वो आए और रेफ्यूजी कैंप में काफी साल रहे, और धीरे 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 उन्होंने अपनी लाइफ वापस बिल्ड करना शुरू की।
तो ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही सैड एक मोमेंट है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ये दोनों नए कंट्रीज जो एक ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला, तो एक जब जो खुशी का एक मौका होना चाहिए था, ये इन दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत ही भयानक और ट्रॉमेटिक और पेनफुल एक एपिसोड रहा, जहां पर इन दोनों कंट्रीज ने बहुत कुछ खोया। ऐसे ऐसे कितने परिवार थे जो आपस में जो बट गए हमेशा के लिए। आप भी अगर आप सोचेंगे कि कितनी बार ऐसे होता है कि फैमिलीज आपके कुछ शहरों में होती है, सपोज करिए आप महाराष्ट्र से है, तो आपकी कुछ, आप पूना में रहते हैं लेकिन आपकी कुछ फैमिली कोल्हापुर में है, आपकी कुछ फैमिली औरंगाबाद में है, आपकी कुछ फैमिली नासिक में है, आपकी कुछ फैमिली वर्धा में है, नागपुर में है। अभी अगर महाराष्ट्र के बीचों बीच बंटवारा हो जाए, तो जो नागपुर में रहने वाले हैं वो एक अलग कंट्री में रह गए, और आप पूना में रहते हैं तो आप अलग कंट्री में हो गए। है एक ही फैमिली, लेकिन अलग अलग शहरों में आप रहते थे, लेकिन अभी बीच से एक बॉर्डर आ गया, अब दो अलग अलग कंट्री बच गई, फैमिलियां बट गई। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ, बॉर्डर के उस तरफ भी और बॉर्डर के इस तरफ भी। ठीक है, तो इससे काफी ट्रॉमा हुआ। रेडक्लिफ लाइन पूरा पूरा को कवर नहीं किया अपर साइड में। अपर साइड में इसीलिए कवर नहीं किया क्योंकि, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे, अरे यार एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, इसकी पॉलिटिक्स अलग ही है। ये वाला जो है यहां से ऐसे, ये वाला जो पूरा एरिया है ये जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर रेडक्लिफ मिशन की लाइन, उनको बोला गया था कि आप जो ब्रिटिश टेरिटरी है उसके थ्रू लाइन खींचो, जो यहाँ पर पंजाब का एक स्टेट हुआ करता था, जो ऐसे होता था, पंजाब का एक स्टेट, तो पंजाब के स्टेट का पार्टीशन करो, और बंगाल का ये जो स्टेट था, बंगाल इतना बड़ा ऐसे था एक स्टेट, जिसको ऐसे यहाँ से पार्टीशन किया गया। तो रेडक्लिफ को बोला गया था कि आपको बंगाल और पंजाब का पार्टीशन करना है। ठीक है, कश्मीर का तब डिसीजन आया नहीं था। ये देखो, ये अगर प्री पार्टीशन मैप देखोगे तो, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये देखो, ये है पंजाब पूरा। ठीक है, इसको भावलपुर को भी पंजाब में कहते हैं। ये पंजाब है जो पूरा बीच से बट गया। ठीक है, और ये है पूरा बंगाल, ये भी बीच से ऐसे बट गया ऐसे। ठीक है, तो रेडक्लिफ का जो टास्क था वो ये बांटना था, यहाँ से राजपूताना में कहाँ से बाउंड्री होगी, सिंध सिंध मुस्लिम डोमिनेटेड है तो वो पाकिस्तान में जाएगा, ऐसा। ये वाला जो इलाका है, एक सेकेंड, ये वाला जो इलाका है जो पिंक में आप देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर का किंगडम, जिसके ऊपर उस टाइम में 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिसीजन हो रहा था, तब ये क्लियर नहीं था कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, तो कश्मीर को पाकिस्तान में डालना चाहिए। जो ये डिमांड आज भी पाकिस्तान रखता है कि कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, तो जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, सिंध है, और पंजाब का जो ये वाला पोर्शन था जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड है, ये सब आपने एक अलग कंट्री को दिया, तो उसी तरह कश्मीर भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड है, ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो ये डिमांड पाकिस्तान की आज भी है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर जो था वो, उसकी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन उसका जो राजा था वो हिंदू था। ठीक है, और वो जैसा आप देख रहे हैं पिंक में है, ये यानी एक प्रिंसली स्टेट था। तो राजा चाहता था कि वो या तो न्यूट्रल रहे, तीन कंट्रीज बने, जम्मू कश्मीर इंडिया पाकिस्तान, या वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको पाकिस्तान में लेके जाए या इंडिया में लेके जाए, तो ये बीच में था। तो इसीलिए रेडक्लिफ को बोला गया था कि आप कश्मीर के ऊपर अभी 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 जैसा है अभी इसको रहने दे, इस पे हम देखते हैं आगे। और जब 1947 आया तो वो दोनों इंडिया पाकिस्तान ने ये अग्रीमेंट किया था कि कश्मीर का हम मसला जो है बाद में सॉल्व करेंगे।
पहले हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो ये जो बॉर्डर बनेगा पंजाब का और ये जो बॉर्डर बनेगा बंगाल का, इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले हम ये वाली चीजें सॉल्व करते हैं, जम्मू कश्मीर का हम बाद में डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वो आप जो लाइन देख रहे हैं रेडक्लिफ कमीशन की, ये यहां से है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर के इलाके में नहीं जा रही। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था, अब ये रातों रात पार्टीशन हो गया और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि आपका गांव, आपका घर, शहर एक जगह है, लेकिन आप काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए कहीं और जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका जो शायद यूपी के रहने वाले थे लेकिन लाहौर में कॉलेज कर रहे थे, कराची में कॉलेज कर रहे थे, बॉम्बे के रहने वाले हैं लेकिन कराची में आप, सिंध में जाके आप कॉलेज पढ़ रहे थे, या सिंध में कराची के रहने वाले हैं बॉम्बे में आके कॉलेज पढ़ रहे थे। तो रातों रात उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उनके फैमिली का क्या होगा, उनकी जो जमीनें हैं उनकी बहुत, तो रातों रात बहुत एक क्राइसिस आ गया। और इसी बीच में एक अचानक से पागलपन की लहर दौड़ी, एक मैडनेस आ गई, लोग एक दूसरे को मार काटने पे उतर आ गए क्योंकि सब हड़बड़ा गए, सब पैनिक में आ गए। और रातों रात ऐसे पॉलिटिकल, तो ऐसे बहुत लोग होते ही हैं जो ऐसे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा लगाने के लिए, मतलब उनके लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो भी ऐसे आ गए और पूरा माहौल एक वायलेंस का हो गया। और ये जो पीरियड है यहाँ पर स्पेशली जो पंजाब का जो रीजन है, बंगाल में भी हुआ लेकिन कम हुआ, बंगाल, असम, ये इधर भी हुआ, कम हुआ। लेकिन ये जो पंजाब का रीजन है, पंजाब और जम्मू का रीजन, यहाँ पर बहुत बड़े मायने में खून खराबा हुआ और कितने लोगों को मारा गया और कितने लोगों के साथ मतलब वायलेंस हुआ, उनकी जमीनें गई, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, इसका आज 2021 में भी कोई क्लियर नॉलेज और एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने में हुआ। इंडिया की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, दोनों ने बोला कि ये हमारे लिए मेजर करना भी पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए गिनना भी पॉसिबल नहीं है कि कितने लोगों की जाने गई, कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। और महिलाओं के साथ में बहुत बड़े स्केल पे सेक्सुअल वायलेंस हुआ। मुस्लिम विमेन का बहुत बड़े पैमाने में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, रेप हुआ। हिंदू और सिख जो मॉब थे, और दूसरी तरफ से भी हुआ, जहां मुस्लिम मॉब से, वहां पर उन्होंने हिंदू और सिख महिलाओं का बहुत बड़े लेवल पे रेप किया। और इन कितनी औरतों के साथ ऐसा असॉल्ट हुआ, वायलेंस हुआ, इसका आज भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एस्टिमेट है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स ने जस्ट हाथ खड़े कर दिए कि इस लेवल का नरसंहार, जेनोसाइड, वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट और रेप हम मेजर भी नहीं कर सकते, हम गिन भी नहीं सकते। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है, जस्ट लोग जैसे थोड़ा सेटल हुए, लोग अपनी, और लोगों के भी ऐसे फीलिंग थे कि सब कुछ गंवा चुके हैं, परिवारों को देखा है टूटते हुए, आपके रिलेटिव्स को आपने देखा है मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। आप जिस शहर में, जिस मोहल्ले में बचपन से बड़े, जिन लोगों के साथ आप बचपन से खेलते आए, वही आपके तलवार लेके आपको मारने आए, आपके फैमिली वालों को मारने आए। तो लोगों के अंदर इतना ट्रॉमा था, इतना दर्द था। तो उस टाइम के जो लोग थे 1950s में, उनका भी एटीट्यूड ऐसा था, हम इन बातों पे बात नहीं करना चाहते, हम आगे देखना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी आगे बनाएंगे, हम कुछ अपनी लाइफ आगे करेंगे, हमको पीछे नहीं देखना है। तो वो उन्होंने भी अपनी तरफ से इन चीजों को मतलब आगे लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके लिए बहुत पेनफुल था उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना। आज भी जो बुजुर्ग हैं, जो पार्टीशन के टाइम में यंग थे, अगर आप उनसे जाके पार्टीशन के बारे में बात करोगे ना, जैसे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे या जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, आप उनके सामने अभी भी बात करोगे ना, तो वो ऐसे एकदम रोने, फूट फूट के रोने लगते हैं। ऐसे बहुत केस स्टडी हैं, ऐसे पाकिस्तान में बहुत लोग मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे कि उनके दादा दादी, आज भी उनके सामने दिल्ली का नाम लो, बॉम्बे का नाम लो, तो वो ऐसे फूट फूट के रोने लग जाएंगे। और इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आप उनके पास जाके, उनके दादा दादी के पास आप बोलो, लाहौर का नाम लो, सियालकोट का नाम लो, कराची का नाम लो, रावलपिंडी का नाम लो, तो वो ऐसे फूट फूट के रोएंगे, क्योंकि उनकी यादें जुड़ी हुई।
तो ये वाला जो एक पार्टीशन है, इसके साथ बहुत दर्द, बहुत पेन और एक बहुत ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। और इंडिया की और पाकिस्तान दोनों की गवर्नमेंट्स ने कभी भी इन इसके लिए कोई बड़ा म्यूजियम बनाया है, ना कोई एक जॉइंट प्रोग्राम बनाया है, ना इन्होंने कभी ऐसे कोई बहुत बड़े लेवल पे कोशिश की कि जो परिवार बढ़ गए, जो जमीनें बढ़ गई, इनको एक कल्चरल तरीके से हम वापस जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज हो गई है, लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्शन बना के रखे। क्योंकि एक तरीके से ये भी बहुत गलत धारणा है। आप अगर मीडिया में देखेंगे तो मीडिया में ऐसा ऐसा 24 घंटे न्यूज चैनल तो ऐसे बोल रहा है जैसे पाकिस्तान मतलब सिर्फ इंडिया के से नफरत करने वाले लोगों से भरा है। और आप पाकिस्तान की मीडिया चलाएंगे तो वहां पर हमारे बारे में भी वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान के लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत प्रेम होता है, बहुत एक फीलिंग ऑफ भाईचारा होता है कि ये जो ट्रॉमा है ना, ये कहीं ना कहीं हमको जोड़ता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, आप फॉरेन कंट्री में आप जाओगे, यूएसए वगैरह में जाओगे, आप जब एक इंडियन और पाकिस्तानी मिलते हैं तो अक्सर बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। ये जब इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तब हमारे न्यूज चैनल उनको लड़ाते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो अक्सर बहुत बहुत बार ऐसा देखा गया, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये जो ट्रॉमा है, ये जो पेन है पार्टीशन का, ये जो दर्द है, ये कहीं ना कहीं हमको जोड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारे दोनों कंट्रीज के समाज में इसको लेकर खुल के बातचीत नहीं हुई है। ये जो विमेन का जो दर्द है, जो पेन है, इतनी औरतों के साथ इतना मतलब रेप, सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ ही है, जबरदस्ती शादियां करा दी गई। बहुत सारे ऐसे केस हुए जहां पर मुस्लिम महिला के ऊपर ऐसे भीड़ आ रही है उसका उसको अटैक करने, तो किसी सिख ने आके बोला कि आप इसको अटैक नहीं करोगे, ये मेरी, मैं इससे शादी कर रहा हूँ, तो उसको बचाने के लिए शादी कर लिया। उस तरफ भी ऐसे हुआ, ऐसे कुछ हिंदू लड़की या सिख लड़की के पीछे भीड़ आ रही है, तो उसको भीड़ से बचाने के लिए उसने बोल दिया मैं इससे शादी कर रहा हूँ, अब ये मुस्लिम है। अब ऐसे फोर्सफुली शादी हो गई। लेकिन अब पार्टीशन का जब वो मैडनेस थोड़ा कम हुआ, अब इन शादियों का क्या होगा? इन लड़कियों को वापस अपने गांव भेजा गया या ये वहीं बस गई, क्या हुआ? इसके ऊपर आज भी कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। हमको मालूम ऐसा हुआ है, आप आज भी आप पंजाब और वो इलाके में अगर आप जाएंगे, चाहे पाकिस्तान के पंजाब में जाए चाहे इंडिया के पंजाब में जाए, आज भी लोग ये बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन कितनी औरतों के साथ हुआ, कितने स्केल पे हुआ, कितनी ऐसी शादियां हुई फिर टूट गई, या शादियां नहीं टूटी, इसके ऊपर आज भी हमारे ऊपर 2021 में कोई डेटा नहीं है, विश्वास करिए। तो पार्टीशन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, बहुत सारा दर्द, बहुत सारा इश्यूज ऐसे जुड़ा हुआ है जिसपे अभी भी कोई ठीक से सवाल नहीं, ठीक से जवाब नहीं आ पाया है। ठीक है। और यही ईस्ट पाकिस्तान में भी हुआ, जो बांग्लादेश जो इलाका है, काफी बंगाली, जो अगर आप कम्युनिटीज में जाएंगे जिनके पुश्तैनी जमीन ढाका के पास थी, खुलना खुलना एक बांग्लादेश में टाउन है, सिलेट बांग्लादेश में टाउन है, इन जगहों में थी, लेकिन उनको कलकत्ता आना पड़ा। या जो कलकत्ता में स्टूडेंट की तरह आए थे लेकिन वो रहने वाले थे खुलना के या ढाका के या चित्तगोंग के, और वो अब अलग अलग कंट्रीज में बढ़ गए तो अब वापस नहीं जा पा रहे। तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। ठीक है, इंडिया ने भी सफर किया है, पाकिस्तान ने भी सफर किया है। ठीक, ट्यूटोरियल में क्या कह रहे हैं? ठीक है, मेमोरीज ऑन रिमेम्बरिंग पार्टीशन। मेमोरीज यानी यादें, और कौन सी यादें? रिमेम्बरिंग पार्टीशन, पार्टीशन को याद रखने की। क्योंकि अभी देखिए, जब पार्टीशन नया नया हुआ था 1950s में, मैंने जैसे आपको कहा 47 में पार्टीशन हुआ, और इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग आए जो सब मतलब परिवार मर गए, जमीनें चली गई, प्रॉपर्टी चली गई, लाइफ चली गई, आपके बचपन का जो यादें थी सब चली गई। उस टाइम आप वो उन चीजों के बारे में बात करना नहीं चाहते थे। और उधर भी पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत लोग थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया,
50s के बाद 60s आए, 70s आए, 80s आए, 90s आए, अभी हम 2021 में है, 70 साल हो चुके हैं लगभग पार्टीशन को। अभी ऐसी जरूरत है हमको कि इन हिस्ट्रीज को हम लेके आए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का ये इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, फैमिलीज जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों फैमिलीज जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इन फैमिलीज की हिस्ट्रीज जुड़ी हुई है, इसीलिए अभी हमको पार्टीशन का जो ट्रॉमा था, जो दर्द था, जो लॉस हो गया, उसके बारे में हमको फिर से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, मोदी ने एक अनाउंसमेंट करी है, फॉलोड बाय अ गजेट नोटिफिकेशन, मतलब एक ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन। प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की और उसके बाद एक गजेट नोटिफिकेशन आया कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की तरीके से याद किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला पार्टीशन यानी बंटवारा, हॉरर यानी जो डरावना है, रिमेम्बरेंस यानी याद करना। तो उन्होंने बोला कि पार्टीशन में जो डरावनी चीजें हुई हैं उनको याद रखने के लिए हम 14 अगस्त को एक स्पेशल डे की तरह हम ऑनर करेंगे। और वो बोल रहे हैं 74 इयर्स लेटर, मतलब पार्टीशन के 74 इयर्स बाद एक पार्टीशन के जो हॉरर्स थे उसके लिए एक रिमेम्बरेंस डे की घोषणा की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और इसको मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है। मिक्स्ड रिस्पॉन्स यानी कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगी बात, कुछ लोगों को ये बहुत बुरी बात लगी। अच्छा, बुरी बात क्यों लगी, इसके पीछे हमको थोड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स को भी समझना है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त रात को 12 बजे, 14 अगस्त रात को 12 बजे इंडिया का इंडिपेंडेंस हम मानते हैं। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे वो एक दिन पहले मनाते हैं, वो 14 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मानते हैं। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। और 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे इंडिया की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है। तो आप थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएं तो ये क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है उसको इंडिया में हम उस दिन को हम पार्टीशन हॉरर डे की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल चीज है, आप समझ लीजिए, ये इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में टेंशन रहता है, तो ये एक बहुत ही उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक स्ट्रेटेजी है। ऐसा लगता है, ऐसा मान सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को पार्टीशन हॉरर्स डे की तरह बोला, क्योंकि पार्टीशन हॉरर तो बहुत दिन चला। आप 15 अगस्त को भी बोल सकते थे, आप 14-15 अगस्त दोनों को बोल सकते थे कि हम दोनों दिनों में पार्टीशन हॉरर रिमेम्बर, सिर्फ 14 अगस्त को क्यों किया? ऐसा तो नहीं है कि जो पार्टीशन का जो वायलेंस हुआ सिर्फ एक ही दिन हुआ 14 अगस्त को, वो तो काफी टाइम चला, 1-2 महीने चला। तो आप अगस्त का पूरा महीना को ही आप डेजिग्नेट कर सकते थे कि एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। नहीं, उन्होंने सिर्फ 14 अगस्त जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे उसको ये डे की तरह रखा। इसीलिए कुछ लोगों का मिक्स्ड रिस्पॉन्स था, क्योंकि पार्टीशन को हमें रिमेम्बर करना चाहिए, उसके हॉरर्स में, उसमें जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर हमें श्रद्धांजलि और समर रिमेम्बर करना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को इसके अंदर पॉलिटिक्स भी दिख रही है, इसीलिए उनका थोड़ा रिस्पॉन्स मिक्स्ड है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा, मतलब जो जिस स्पिरिट से होना चाहिए था ये नहीं है, ये थोड़ा एक पॉलिटिकल गेम खेला है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, विथ अबाउट 2 मिलियन किल्ड, 2 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, ठीक है, जो ट्रांसलेट, 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग मारे गए। आप स्केल समझिए, ये सिर्फ एस्टिमेट है, हमारे पास 20 लाख नाम नहीं है, बहुत लोग एस्टिमेट करते हैं कि इससे ज्यादा भी थे, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एक एस्टिमेट है। 20 लाख लोग मारे गए पार्टीशन के जब वायलेंस हुआ।
हिंदू और सिख मॉब ने मुस्लिम्स को मारा और मुस्लिम मॉब्स ने हिंदू और सिख लोग को मारा, दोनों तरफ से वायलेंस हुआ है और 20 लाख लोग मारे गए इन द मोस्ट ब्रूटल वेज, विथ 2 मिलियन किल्ड इन द मोस्ट ब्रूटल वेज, और बहुत ही क्रूरता से मारे गए, तलवारों से, उनको लाठियों से, डंडों से पीट पीट के मारा गया। ठीक है, तो लगभग 20 लाख लोग जला के मार दिया गया, 20 लाख लोगों को ऐसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया। एन एस्टिमेटेड 1 लाख विमेन किडनैप्ड एंड रेप्ड, ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग 1 लाख औरतें, 1 लाख औरतों के साथ किडनैपिंग हुई और उनके साथ जबरदस्ती की गई, दोनों तरफ, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी हुआ और हिंदू सिख महिलाओं के साथ भी हुआ। ठीक है, करीब करीब 1 लाख, मतलब आप स्केल समझिए। जब हमारे पास आज भी अगर कोई न्यूज आती है किसी एक महिला के साथ किडनैपिंग हुई या वायलेंस हुआ या रेप हुआ, तो कैसे हम दर्दनाक, हम हमें झकझोर के रख देती है। और यहाँ पर 1 लाख महिलाओं का एस्टिमेट है, एक्चुअल में कितनी महिलाओं के साथ हुआ ये हमको आज भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये देखिए वर्ड क्या लिखा है, एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया जाता है, श्योर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा ही नहीं है, इस लेवल पे हुआ एस्टिमेटेड 1 लाख महिलाओं के साथ किडनैप एंड रेप, एंड मोर देन 15 मिलियन, 15 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग। ठीक है, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग, विमेन एंड चिल्ड्रन वर डिस्प्लेस्ड, मतलब 1.5 करोड़ आदमी, महिला, बच्चे डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस मतलब आप जहां रहते थे आपको वो छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। मतलब ये जो रेड क्लिफ की जो लाइन बनाई गई, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनाया गया, ये इतने खराब तरीके से, इतनी खराब ऑर्गेनाइजेशन से, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पीरियड के, ऐसे गंदी तरीके से किया गया कि रातों रात ऐसा मानते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को, परिवारों को रातों रात, इंडिया में जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो पाकिस्तान जो बना है उसमें जो हिंदू मुस्लिम थे उनको इधर आना पड़ा। 1.5 करोड़, आप स्केल सोचिए, जिसमें से 20 लाख तो मौत के घाट उतारे गए, 1 लाख महिलाओं के साथ किडनैपिंग, रेपिंग, ऐसा एस्टिमेट है, और 1.5 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, ये स्केल है, मतलब इस लेवल की जो ब्रूटैलिटी हुई है, इस लेवल का जो वायलेंस हुआ है, इसको तो ऑफ कोर्स हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। विथ अबाउट 2 मिलियन किल्ड इन द मोस्ट ब्रूटल वेज, an estimated 1 lakh women kidnapped and raped, and more than 15 million men, women, and children displaced. Partition, the British Raj is parting short, मतलब वो जाते जाते एक मार के गए हमको थप्पड़। ठीक है, द ब्रिटिश राज इज पार्टिंग शॉर्ट टू इंडिया, मतलब जाते जाते इंडिया को जो ब्रिटिश राज एक मार के गया, हैज लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क इन द हार्ट्स एंड मेमोरीज अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। इनडेलिबल यानी इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, और सबकॉन्टिनेंट आपको पता होगा कि, एक सेकेंड, ये जो पूरा रीजन है जिसमें पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, और भूटान, नेपाल, ये वाला जो पूरा इलाका है जिसमें ये सारे कंट्रीज आते हैं, कुछ लोग श्रीलंका को भी इसमें जोड़ लेते हैं, ये जो पूरा इलाका है इसे एक साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की तरफ माना जाता है। कहते हैं सब कॉन्टिनेंट यानी एक कॉन्टिनेंट का एक प्रोमिनेंट पार्ट, सब पार्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, एक सेकेंड, ये एशिया का मैप है, और ये एशिया का एक बहुत बड़ा रीजन है। एशिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, ये जितने भी कंट्रीज कलर में हैं ये पूरा एशिया आता है। और इसमें से अगर आप देखें, एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूं मैं कोई, ये देखिए, ये जो, ये नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये लाइट कलर पड़ रहा है, एक सेकेंड, ब्लैक सी करते हैं। ये जो पूरा इलाका है,
ये एशिया का एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको दिख रहा है अगर आप ध्यान दे तो, है ना। तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट का ये एक सब पार्ट है, तो इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या है सब कॉन्टिनेंट? यानी उपखंड, उप महाद्वीप, हाँ मतलब एक तरीके का सब पार्ट। ठीक है, मतलब एक बड़े चीज का एक छोटा हिस्सा। तो ये पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब है कि ये जो पार्टीशन था जिसमें करीब करीब 20 लाख लोग मारे गए, 1 लाख महिलाओं के साथ किडनैपिंग रेपिंग हुआ, करीब करीब 1.5 लाख लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ के इधर से उधर जाना पड़ा। ये वाला जो पार्टीशन था ये ब्रिटिश राज का एक पार्टिंग शॉट था इंडिया की तरफ। मतलब वो इंडिया छोड़ते छोड़ते आप में से किसी ने पूछा ब्रिटिश क्या खुशी खुशी छोड़ के गए? खुशी खुशी नहीं छोड़ के गए। अगर वो खुशी खुशी छोड़ के जाते तो ये पार्टीशन को वो थोड़ा अच्छे से टाइम लेके स्पेस लेके डिस्कशन करा के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों को टाइम देके जाते। वो रातों रात ऐसे उन्होंने समझा कि अब आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो, हमको नहीं चिंता है, अब हमारे जाने के बाद आप एक दूसरे के साथ लड़ो मरो, हमको नहीं फर्क पड़ता है। और ये ब्रिटिश राज का एक पार्टिंग शॉट था इंडिया की तरफ। और वो जैसे ही निकले और ये जो पार्टिंग शॉट लगा हमको, पार्टिंग शॉट यानी एक थप्पड़, एक एक हमला, जाते जाते एक देख मार के गए। ये जो पार्टिंग शॉट था, जिस इतना महंगा पार्टिंग शॉट था जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इतना महंगा पार्टिंग शॉट पड़ा, जहां लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, जिसने आज भी 2021 में एक इनडेलिबल मार्क छोड़ा हुआ है हमारे हार्ट और मेमोरी में। मतलब इसको आप भुला नहीं सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान की 70 साल की अगर आप इतिहास देखेंगे एज इंडिपेंडेंट नेशन, इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ हमेशा एक फाइटिंग वाले पोजीशन में रही है, एक नफरत वाली रही है, क्योंकि इतना लॉस हो गया, लोगों की पर्सनल मेमोरी है। बॉर्डर के इस तरफ भी इंडिया में भी लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान में भी लोगों ने अपने परिवार खोए हैं। तो वो जो एनिमोसिटी है, ठीक है, वो निकल के बाहर आती है और ये एक इनडेलिबल मार्क है, मतलब इसको हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये वाला सेंटेंस कि ये ब्रिटिश राज का एक पार्टिंग शॉट था। अभी जैसे आप देखिए हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को हमेशा, है ना। आज हम बात कर रहे हैं पार्टीशन की, जहां पर जैसे ही ब्रिटिश निकल के गए रातों रात खून खराबा, खून की नदियां बह गई, लाखों करोड़ों लोग मर गए। और जैसे हम ये बात कर रहे हैं उसी तरफ दुनिया के इसी हिस्से में, इसी सब कॉन्टिनेंट के पास में अफगानिस्तान का नेशन जुड़ा हुआ है, जहां रातों रात अमेरिकी सेना जो थी यहाँ पर 20 साल से, वो रातों रात चली गई और रातों रात अफगानिस्तान में तालिबान का रूल वापस आ गया है। अभी वहां के लोग घबरा रहे हैं, अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में आए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि वो वापस कैसे जाएंगे। लोगों के परिवार हैं जो अफगानिस्तान में जो रह गए हैं, जो बाहर आए हैं, वो सोच रहे हैं उनका क्या होगा। तो हम ये जो स्केल है, ये जो तबाही है, ये जो हम अपने आंख आंख के पास देख रहे हैं आज अफगानिस्तान के केस में, उसी टाइप की चीज एक बहुत बड़े स्केल में इंडिया पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन में हुई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, ये हम मैप्स दिखे हमने। For India in particular, that lost its territory and its people to the west and the east, the decision was a painful cleaving that marred much joy felt in gaining independence. अच्छा, ये जो एडिटोरियल है अभी क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो है ये इंडिया का ही एक हिस्सा थे, तो अब ये इंडिया से निकाल लिए गए, क्लीव किए गए। ठीक है, that for India in particular, इंडिया के लिए particularly, lost its territory and its people, कि इंडिया के ये लोग और ये जो टेरिटरी थी जो इंडिया से वेस्ट में, एक सेकेंड, वेस्ट में इंडिया से ये पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया और ईस्ट में ये ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। ये जो ग्रीन में आप टेरिटरी देख रहे हैं जो इंडिया की टेरिटरी थी, जहां पर इंडिया के लोग रहते थे और वो इंडिया से निकाल लिए गए, ये इंडिया के लिए पर्टिकुलरली दर्दनाक चीज है। पेनफुल क्लीविंग, क्लीविंग यानी टू सेपरेट या निकालना, दैट मार्ड, मार्ड मतलब जिसने डैमेज कर दिया, मच जॉय फेल्ट इन गेनिंग इंडिपेंडेंस। यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि इंडिया के लिए
जो इंडिपेंडेंस गेन करने से जो जॉय आना चाहिए था कि अरे फाइनली 200 साल बाद ब्रिटिश राज खत्म हुआ, ब्रिटिश गए, हम आजाद हो गए, ये जो खुशी थी, इस खुशी को मार दिया गया, मार्ड हो गया, डैमेज हो गया बाय दिस पेनफुल क्लीविंग। ये जो दर्दनाक बंटवारा हुआ, दर्दनाक पार्टीशन हुआ, क्लीविंग यानी काटना या सेपरेट करना, ये इंडिया का जो एक ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया से काट के एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान निकाला गया। इस पेनफुल बंटवारे से जो लोगों के अंदर खुशी थी कि ब्रिटिश जा रहे हैं, हमें आजादी मिल रही है, वो काफी हद तक डैमेज हो गई। ठीक है, द वायलेंस दैट वाज अनलीश्ड, ये जो पार्टीशन के बाद जो वायलेंस अनलीश्ड यानी मतलब एकदम खुली छूट हो गई। लीस्ट का मतलब होता है आपने जैसे अगर आप देखते होंगे रास्ते में लोग कुत्ते को वॉक पे लेके जाते हैं, उसके गले पे एक पट्टा बांधा होता है और वो लीश, वो जो रस्सी आपके हाथ में होती है उसको बोलते हैं लीश। किसी चीज को लीश पे रखना मतलब आप उस पर लगाम रख रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अनलीश्ड मतलब आपने सारी भागदौड़ छोड़ दी। तो ये जो वायलेंस दैट वाज अनलीश्ड मतलब इस वायलेंस के जो बेकाबू वायलेंस हुआ, द वायलेंस दैट वाज अनलीश्ड बाय द डिसीजन, कौन सा डिसीजन? पार्टीशन वाला डिसीजन। द वायलेंस दैट वाज अनलीश्ड बाय द डिसीजन पिटेड मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। तो ये जो पार्टीशन का डिसीजन था, इसने पिट किया इंडियंस अगेंस्ट इंडियंस। ठीक है, ये देख, ये एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे, ये सबको इंडियंस बोल रहे हैं। तो ये जो पार्टीशन आपने बना दिया, अब वो इंडियंस वर्सेस इंडियंस को आप बोल रहे हो, एक्चुअली आप इंडिया के और पाकिस्तान के हो। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडियन इंडियन नहीं रहे, अब इंडियन पाकिस्तानी हो गए। ठीक है, तो एक मतलब ये जो पार्टीशन का डिसीजन था, इसने इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ खड़ा किया, हिंदू और सिख, हिंदूज एंड सिख अगेंस्ट मुस्लिम्स। मतलब ये जो दो हिस्सों की लड़ाई हो गई पार्टीशन का, आपने जैसे ही डिसीजन लिया वायलेंस बेकाबू हो गया और हिंदू और सिख एक तरफ आ गए और मुस्लिम एक तरफ आ गए और इन दोनों के बीच में वायलेंस शुरू हो गया विद द वर्स्ट ऑफ द हॉरर्स सीन इन पंजाब एंड बंगाल। मतलब ये जो सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा मालहानि हुई, प्रॉपर्टी के ऊपर डैमेज हुआ, लोगों की जाने गई, विमेन के साथ एट्रोसिटी हुई, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट ऑफ द हॉरर्स हमने देखा पंजाब में और बंगाल में। States that were partitioned in the most mindless and thoughtless display of colonial insensitivity। colonial यानी जो कॉलोनी की सरकार थी, जो ब्रिटिश की सरकार थी, इन्होंने बंगाल और पंजाब को पार्टीशन किया इन द मोस्ट माइंडलेस एंड थॉटलेस इंसेंसिटिविटी के साथ। मतलब इन्होंने एकदम भी दिमाग नहीं लगाया, एकदम भी सेंसिटिवली मैटर को हैंडल करना चाहिए था कि बंगाल एक बहुत हिस्टोरिकल रीजन है, पंजाब एक बहुत हिस्टोरिकल रीजन है, यहाँ पर कम्युनिटीज मतलब हिंदू है और मुस्लिम है, हिंदू सिख मुस्लिम एकदम इन आपस में ये जुड़े हुए हैं। बहुत कितने 500-700 साल से ये कम्युनिटीज एक साथ रह रही हैं, इनके आपस में इकोनॉमिक रिश्ते हैं, सोशल रिश्ते हैं, दोस्ती है, भाईचारा है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं और आपने आके रातों रात इनके बीच में एक लाइन खींच दी, तो वायलेंस तो होना ही था फिर उससे। तो ये जो एकदम माइंडलेस थॉटलेस तरीके से कॉलोनियल सरकार ने बिना किसी सेंसिटिविटी के, बिना एकदम डिस्कशन के, सलाह परामर्श के बिना ये जो कर दिया, इसकी वजह से जिन दो स्टेट में सबसे माइंडलेस तरीके से किया गया, पंजाब बंगाल, वहां पर सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। These stories have remained in public memory। ठीक है, अब ये जो ट्रॉमा है, ठीक है, दीज स्टोरीज ऑफ वायलेंस, कौन सी स्टोरीज? दीज स्टोरीज मतलब ये जो कहानियां, कौन सी कहानियां? ये जो कहानियां हैं, आप आज भी अगर आपकी कोई मतलब फैमिली में या कोई फ्रेंड है आपका जिनका परिवार पार्टीशन से अफेक्टेड था,
आप आज भी जाके उनसे बात करोगे, वो आपको पूरी कहानी बताएंगे कि हमारा लाहौर में या रावलपिंडी में हमारी ऐसी दुकान थी, हमारे वहां पर ऐसा था, हमारा स्कूल ऐसा था, वगैरह वगैरह। और आप उधर जाओगे तो वो भी ऐसे बोलेंगे, हमारा लखनऊ में या दिल्ली में हमारा ऐसा परिवार रहता था, हमारी जमीन थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, और रातों रात हमको छोड़ना पड़ा, क्राउड आया, उन्होंने हमारी दुकान जला दी। तो ये जो चीज है ना, ये लोगों की मेमोरी में रहेगी। पब्लिक यानी कलेक्टिव, सब सारी जो पब्लिक है उनकी मेमोरी में ये स्टोरीज एकदम एकदम जहन में एकदम घुस गई है, एकदम लिखती गई है। These stories have remained in public memory as India consciously chose to set aside its pain and greet Pakistan on its birth, and attempted to out a distinct secular identity as it sought to develop itself. यानी कि ये एडिटोरियल ऐसा कह रहा है कि ये जो कहानियां हैं पार्टीशन की, लोगों के एकदम जहन में, एकदम मेमोरी में एकदम घुस गई है। और इंडिया ने फिर भी अपनी जो पेन है उसको साइड रखने की कोशिश की, कि इतना जो पेन लॉस हुआ ये साइड रखते हुए भी पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुआ, उसको उन्होंने अच्छे से ग्रीट किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। और इंडिया ने अपने आप के लिए एक डिस्टिंक्ट सेक्युलर, यानी नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद एनी रिलीजन। पाकिस्तान ने कहा कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, इंडिया ने नहीं कहा कि वो एक हिंदू कंट्री। इंडिया ने कहा यहाँ पर सब वेलकम है। तो उन्होंने अपने लिए एक डिस्टिंक्ट सेक्युलर आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश की। यहाँ पर द स्कार्स वर नॉट फॉरगॉटन बट बॉर्न विद अ फोर्टिट्यूड यानी करेज एंड अ डिजायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम। तो एडिटोरियल बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी या इंडिया के जो लोग थे ये भूल गए कि कितना पेन था, कितना ट्रॉमा था। भूले नहीं। स्कार्स यानी जब आप जब आपका एक बहुत बड़ा कुछ कट होता है, एक निशान रह जाता है, तो ये जो वायलेंस थे, ये जो पार्टीशन के जो स्कार्स थे, वो भूले नहीं है, बट उनको साइड पे रखा गया ताकि हम उनसे आगे चलकर एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सके। यहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पॉलिटिक्स भी थोड़ा समझाऊं। ठीक है, ये जो दो लाइन है ये ऐसे लिखी गई है जैसे इंडिया बहुत एक, मतलब बहुत ही एक संत साधु एकदम, हम तो हमेशा अच्छा चाहते हैं, और पाकिस्तान को एक ऐसे एक कि देखो हमने तो उनको अपने पेन, इंडिया ने अपना पेन हटा के भी, हमारे डिवीजन हुआ हमने अपने हटा के भी, फिर भी पाकिस्तान की तरफ हमने ऐसे उनको ग्रीट किया। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान एक अनग्रेटफुल कंट्री है एडिटोरियल के हिसाब से, क्योंकि ये इंडिया का एक न्यूज़पेपर है और ये इंडिया का एडिटोरियल है। तो यहाँ पर हम इंडियन गवर्नमेंट को और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको हम ऐसे ग्लोरीफाई करके ही लिखेंगे। अगर आपको पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जानना है तो आप पाकिस्तान का न्यूज़पेपर का अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो शायद शायद उसमें थोड़ा अलग लिखा हो सकता है। शायद उसमें ऐसा लिखा होगा कि पाकिस्तान इतनी स्ट्रगल के बाद निकला और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया, शायद वो ऐसा लिखे, मुझे नहीं मालूम। मेरा कहने का मतलब है कि एडिटोरियल की भी अपनी पॉलिटिक्स होती है। ये एक इंडियन न्यूज़पेपर का एक इंडियन एडिटोरियल है, इसीलिए वो थोड़ा सा चीज को ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि देखो मतलब ये जो पार्टीशन के स्कार्स थे ये भुलाए नहीं गए, लेकिन इनको अलग रखा गया क्योंकि पाकिस्तान को हम ग्रीट करना चाहते थे, और एक एक डिजायर था कि एक हम अच्छे रिलेशनशिप थोड़ा हम इसको बनाएं अलोंग द वे। और चलते चलते जैसे जैसे टाइम बीतता गया, द टू नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन रिलीजन दैट पाकिस्तान's founder Muhammad Ali Jinnah fought for so bitterly disintegrated with the creation of Bangladesh। ये इन्होंने एक लाइन में मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के जो फाउंडर थे उनको भी इन्होंने थोड़ा सा एक टॉन्ट कर दिया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका एक थ्योरी था कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, ये एक कंट्री नहीं है, ये एक्चुअली दो कंट्रीज है। उन्होंने रखा था ये आइडिया कि ये जो ब्रिटिश इंडिया जो है, ये रीजन जो है, ये जो इलाका है,
इसको हमें दो कंट्रीज के नजर से देखना चाहिए, क्योंकि टू नेशन थ्योरी, टू नेशन दो में, क्योंकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका कल्चर, उनका समाज, उनकी आइडियाज अलग हैं, और जो नॉन मुस्लिम समाज है, मोस्टली जो हिंदूज हैं, उनका थोड़ा अलग है। और ये दोनों को अगर आप एक कंट्री में फिट करने की कोशिश करोगे तो मतलब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, वायलेंस क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मतलब वो अवॉइड करने के लिए आप दो अलग अलग कंट्री बना दो। जहां मुस्लिम्स डोमिनेटेड है आप उसको पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन बना दो, और बाकी कंट्री, बाकी रीजन को वो इंडिया रख सकते हैं। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी। तो ये एडिटोरियल ने उनको भी थोड़ा टॉन्ट किया है कि ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ये तो अब थ्री नेशन बन गए। जब ईस्ट पाकिस्तान डिवाइड होके बांग्लादेश बन गया तो ये तो अब थ्री नेशन हो गए ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो टू नेशन थ्योरी तो डिसइंटीग्रेट कर गई ना, डिसइंटीग्रेट यानी मतलब टूट गई। क्योंकि जिस टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना फाइट किया कि नहीं नहीं ये दो नेशन चाहिए हमको, फॉट फॉर सो बिटरली, जिस टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने इतना फाइट किया और जिसकी बेसिस के ऊपर पार्टीशन हुआ, वो तो फेल हो गई थ्योरी। क्योंकि पाकिस्तान का नेशन ही अपने आप में टूट गया। क्योंकि पाकिस्तान से जो बांग्लादेश निकला, बांग्लादेश भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो अगर मुस्लिम्स बेस्ड ऑन रिलीजन अलोन, ठीक है, क्योंकि यही मोहम्मद अली जिन्ना का पोजीशन था कि मुस्लिम रिलीजन अलग है और अलग नेशन है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का कभी डिवीजन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, तो वो दोनों साथ में रहने चाहिए थे, लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये एडिटोरियल ऐसे बोल रहा है पाकिस्तान का जो टू नेशन थियरी है मोहम्मद अली जिन्ना का, वो अलोंग द वे डिसइंटीग्रेट हो गया विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, other developments have also helped heal the wounds of partition। ठीक है, और भी कुछ ऐसे चीजें हुई हैं जिन्होंने पार्टीशन के जो जख्म थे उनको धीरे धीरे भरा है, धीरे धीरे उनको हील किया है। नॉट द लीस्ट, इनमें से मतलब बहुत चीजें थी जिसमें से ये भी एक फैक्टर था, इंडिया सक्सेस ओवर द पास्ट थ्री क्वार्टर्स यानी एक क्वार्टर यानी 25% होता है, थ्री क्वार्टर यानी 75% आउट ऑफ सेंचुरी। ठीक है, पास्ट थ्री क्वार्टर्स मतलब 3/4, क्वार्टर यानी 1/4 होता है। ठीक है, क्वार्टर यानी चार हिस्सों में बांटना, तो थ्री क्वार्टर्स यानी चार में से तीन हिस्से। ठीक है, तो थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ सेंचुरी, सेंचुरी यानी 100 ईयर्स। तो अगर 100 ईयर्स को हम चार हिस्सों में बांटेंगे तो आएगा 25, 25, 25 और 25। ठीक है, ये चार इक्वल हिस्सों में हमने 100 को बांटा। इसमें से तीन थ्री क्वार्टर्स, तीन हिस्से, यानी ये हो गया 75। ठीक है, तो थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ सेंचुरी इंडिया सक्सेस, मतलब पिछले 75 सालों में इंडिया की जो सक्सेस रही, इंक्लूडिंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल प्रावेस, प्रावेस यानी मतलब उनकी एक्सपर्टीज, एंड एज अ रेस्पेक्टेड वॉइस ऑन अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, कि दुनिया में जब इंडिया बोलता है, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ बोलती है, तो बहुत सारे कंट्रीज इंडिया की गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, मानते हैं कि एक सीरियस नेशन है, अपकमिंग नेशन है, तो हम सुनते हैं। अब ये एडिटोरियल ऐसे बोल रहा है, आप समझ रहे हैं एडिटोरियल की पॉलिटिक्स, वो इंडिया को एक बहुत ही थोड़ा सीरियस तरीके से, एक तरफ उसने पाकिस्तान को थोड़ा टॉन्ट कर दिया कि आपने तो टू नेशन थ्योरी बोला था, वो तो टू नेशन थ्योरी तो डिसइंटीग्रेट हो गई, और यहाँ देखिए इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इकोनॉमी ग्रो हुई और एक रेस्पेक्टेड वॉइस है। तो ये एडिटोरियल भी थोड़ा सा ऐसे पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, the other developments have also helped heal the wounds of the partition, not in the least India's success over the past three quarters of the century
including growing economy, technological prowess and respected voice in global stage। यानी पिछले 75 सालों में पार्टीशन के जो जख्म थे उससे हम उभर के आए हैं, उससे हम रिकवर किए हैं बहुत फैक्टर्स की वजह से, जिनमें से कुछ हैं जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज ग्रो हो रही है, दुनिया में इंडिया को थोड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इन फैक्टर से हमारे पार्टीशन के जो दर्द थे कुछ हद तक ये हील हुए हैं। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन दैट एक सेकेंड, हाँ, there is no question that a nation cannot know itself without knowing its past। ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अपने आप को नहीं जान सकती जब तक वो अपने अतीत को, अपने पास्ट को नहीं जानती। ठीक है, कोई भी समाज, कोई भी कंट्री अगर वो अपने इतिहास को ठीक से नहीं समझ रही है तो वो अपने आप को भी नहीं समझ सकती। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, ये सेंटेंस यही बोल रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन दैट अ नेशन कैन नॉट नो इटसेल्फ। एक नेशन अपने आप को जान ही नहीं सकती विदाउट नोइंग इट्स पास्ट, बिना अपने पास्ट को जाने। And that the horrors of the partition must be acknowledged, archived, mourned and commemorated। और पार्टीशन भी एक हमारा इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हम एज अ कंट्री अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तब तक जब तक हम अपने पास्ट यानी पार्टीशन जैसे दर्दनाक हिस्से को भी जब तक हम ठीक से रिमेम्बर नहीं करेंगे। तो पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, मतलब हमको ये मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि और बोलना चाहिए कि हाँ पार्टीशन हुआ और बहुत दर्दनाक हुआ था। आर्काइव करना चाहिए, मतलब कितने लोगों की जाने गई, कहाँ पर लोग थे, क्या थी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको कहा आज भी कोई पुख्ता डेटा, पक्का डेटा नहीं है अपने पास, सिर्फ एस्टिमेटेड है। तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको आर्काइव, आर्काइव यानी मतलब स्टोर करना चाहिए डेटा। ठीक है, डेटा पहले आप लेंगे, डेटा पता करेंगे, फिर डेटा को स्टोर करना चाहिए। फिर उसको मोर्न, मोर्न यानी मतलब टू फील एंड शो ग्रेट सैडनेस। जब कोई हमारे परिवार में या दोस्त में या सर्कल में अगर कोई गुजर जाता है तो एक शोक समारोह होती है, लोग आके बैठते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो एक मोर्निंग का पीरियड होता है, एक दुख का पीरियड होता है। तो वो एक दुखड़ा भी हमारे लिए एज अ समाज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पार्टीशन में इतने लाखों करोड़ों लोगों के मरने के बाद भी हमने आज तक उसके ऊपर कभी ऑफिशियली मोर्निंग नहीं किया है। ठीक है, एंड मस्ट बी कमेमोरेटेड, मतलब एक ऑफिशियल तरीके से कमेमोरेट यानी टू रिमेम्बर ऑफिशियली एंड गिव रिस्पेक्ट, मतलब इसको एक ऑफिशियल तरीके से, एक सोबर तरीके से हमको इसके ऊपर एक इवेंट भी करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नेशन जब तक अपने आप के पास्ट के बारे में नहीं जानता वो अपने आप को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए पार्टीशन भी हमारा पास्ट है, हमको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, हमको उसकी सारा डेटा वगैरह निकाल के आर्काइव करना चाहिए, उसके ऊपर शोक भी बताना चाहिए, मौन भी करना चाहिए और उसको कमेमोरेट भी करना चाहिए, उसको एक सोबर तरीके से, ऑफिशियल तरीके से हमको उसको ऑब्जर्व भी करना चाहिए। ठीक है, द कंसर्न, तो अच्छा अब हम वापस आते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अनाउंसमेंट था कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, तो मैंने कहा था एडिटोरियल में ऐसे लिखा गया था कि इसके ऊपर मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो कंसर्न ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट दिस पॉइंट, तो कंसर्न क्या है, कुछ लोगों का जो नेगेटिव रिएक्शन आया, क्यों आया, एडिटोरियल ऐसा बोल रहा है कि ये कंसर्न है दिन के नाम पे, पार्टीशन रिमेम्बरेंस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस। ठीक है, naming of the day at this point however is that it forces the nation to look back on this traumatic time rather than looking ahead। ठीक है, यहाँ एडिटोरियल थोड़ा अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वो बोल रहा है
कि ये जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, ठीक है, ये नाम थोड़ा ना मतलब पीछे देखता है, ये हमारे ट्रॉमा को हम देखने के पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस, हॉरर क्यों रिमेम्बरेंस करना है, तो ये एक ट्रॉमेटिक टाइम था, ट्रॉमा मतलब जिससे आपको इमोशनल शॉक या पेन होता है। तो ये जो नाम है, ये नाम हमें फोर्स करता है कि हम पीछे अपना जो ट्रॉमा है हम उसको देखें रादर देन लुकिंग अहेड, सामने देखने की बजाय। लेकिन इसके पिछली लाइन में ही अगर आप देखें तो एडिटोरियल हमें कुछ और बोल रहा है। एक सेकंड, पिछली लाइन में क्या बोल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन दैट अ नेशन कैन नॉट एक्नॉलेज इटसेल्फ विदाउट नोइंग इट्स पास्ट। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर आपको अपना नेशन समझना है तो आपको अपने पास्ट के साथ एंगेज करना पड़ेगा। हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन मस्ट, हॉरर पार्टीशन, इन्होंने हॉरर वर्ड यूज किया है, हॉरर ऑफ द पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, आर्काइव्ड, मोर्न्ड एंड कमेमोरेटेड। अगले ही लाइन में लेकिन बोल रहे हैं कंसर्न एट दिस पॉइंट इज कि ये जो नाम है ये नेशन को ट्रॉमेटिक पास्ट की तरफ लुक करने के लिए फोर्स कर रहा है रादर देन लुकिंग अहेड। ठीक है, given that the trauma was felt not just in India, ये जो दर्द था पार्टीशन का, ये जो पेन था पार्टीशन का, ये सिर्फ इंडिया का दर्द नहीं था, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया बट इन 3 कंट्रीज। कौन सी 3 कंट्रीज? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। An attempt to mark the day across the subcontinent might have been more inclusive. जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब ऐसा चूज किया कि 14 अगस्त को ही हम पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे रखेंगे, हॉरर रिमेम्बरेंस डे रखेंगे, तो उन्होंने यही डेट क्यों चूज की? पूरा अगस्त का महीना भी चूज कर सकते थे, 14-15 अगस्त दोनों को भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल पॉइंट किया। उन्होंने अगर उनका एक्चुअली में सचमुच विजन होता तो वो क्या करते, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जाते, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पास जाते और बोलते कि देखो ये पार्टीशन हम तीनों कंट्रीज का इतिहास है, सिर्फ इंडिया के लोगों का मतलब उत्पीड़न नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया के लोगों के साथ अट्रॉसिटी नहीं हुई है। जो आज पाकिस्तान में रहते हैं, जो आज बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। तो इंडियंस ने तो खोया ही खोया है, बांग्लादेशियों ने भी खोया है, पाकिस्तानियों ने भी खोया है। तो हम तीनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इसके इसके ऊपर एक साथ आके कुछ हम एक पार्टीशन का रिमेम्बरेंस के लिए, कमेमोरेशन के लिए हम कुछ एक साथ कोई एक डे मनाते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा अप्रोच लिया जाता, वही वो बोल रहे हैं कि एन अटेम्प्ट टू मार्क द डे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट में बाकी भी जो कंट्रीज हैं अगर हम उनके साथ साथ मिलके ये करते तो ये वाला जो एफर्ट है ये माइट हैव बीन मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यानी सबको साथ में लेके चलना, क्योंकि जैसा कि ये एडिटोरियल भी कह रहा है और ये फैक्ट भी है, सिर्फ इंडिया के लोगों ने तो लॉस नहीं किया है ना, सारे लोगों ने लॉस किया है। जो आज पाकिस्तानी हैं, जो बांग्लादेशी, उन्होंने भी लॉस किया है। तो अगर हम इन कंट्रीज की सरकारों को साथ में लेके चलते तो शायद ये थोड़ा और इंक्लूसिव होता, सबको, सबके लिए होता। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर not just the violence of 1947 but also the colonial hand that wrought the partition। wrought मतलब जिसने उसका ढांचा तैयार किया है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये पार्टीशन जब हम अपन याद करते हैं, ये एडिटोरियल एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बना रहा है कि जब अपन पार्टीशन याद करते हैं तो सिर्फ हमें उसका जो वायलेंस है वो नहीं याद करना चाहिए, वो तो हमें याद करना ही है, बट सिर्फ वो नहीं कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतनी महिलाओं के साथ किडनैपिंग रेपिंग हुई, वो तो वायलेंस पार्ट है। लेकिन हमें ये भी वो हमें याद रखना चाहिए, वायलेंस को याद रखना चाहिए, हमें ये भी याद रखना चाहिए कॉलोनियल हैंड, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसका जो हाथ था इसके पीछे, जिसने ये पार्टीशन को रॉट किया, ये भी हमको साथ में याद रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वायलेंस नहीं याद रखना चाहिए। वायलेंस अपने आप से नहीं हो गया, ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, क्या आसमान से वायलेंस नहीं टपका,
वायलेंस हुआ क्योंकि इसके पीछे ब्रिटेन की जो सरकार थी, कॉलोनियल सरकार थी, उसका एक बहुत बड़ा रोल था, उसका एक बहुत बड़ा हाथ था, और उसी की वजह से इतना ज्यादा स्केल पे वायलेंस हुआ। और होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट and educate successive generations on the perils of imperialism, arbitrary map making, and sowing religious divides in order to rule. मतलब वो क्या कह रहा है कि जब हम पार्टीशन को याद करते हैं, हमें सिर्फ पार्टीशन का वायलेंस नहीं याद रखना है, हमको उस कॉलोनियल सरकार का हाथ भी याद रखना है कि उसके इसके पीछे उसका हाथ था। और होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट, मतलब ब्रिटिश एम्पायर से हमको अकाउंटेबिलिटी मांगनी है। मतलब आप हमको हिसाब दो, आपने ये किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वजह से हुआ है। रेडक्लिफ को आपने अपॉइंट किया था और उसको पावर आपने दी थी, और ये आपने उनको अपॉइंट किया और आपने उनको पावर दी, और रेडक्लिफ ने जो लाइन बनाई उसको लेकर करोड़ों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, उधर से इधर आना पड़ा, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लाखों महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ। तो इसका जवाब कौन देगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देंगे? तो इसकी अकाउंटेबिलिटी ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश एम्पायर को देना पड़ेगा। एंड सिर्फ इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, इनको एजुकेट सक्सेसिव जनरेशन, मतलब आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को भी इसमें एजुकेट करना पड़ेगा ब्रिटेन को ऑन द पेरिल, पेरिल यानी ग्रेट डेंजर, पेरिल यानी खतरा ऑफ इंपीरियलिज्म। Imperialism is a system in which a rich and powerful countries controls other countries or a desire for control। मतलब पुराने जमाने में जैसे ये यूरोपियन लोग आके पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, पूरे इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया, पूरे अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, ये जो प्रोसेस था इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि जब हम पार्टीशन को जब हम रिमेम्बर करते हैं, तो हमको सिर्फ उसका वायलेंस नहीं याद रखना है, हमको ये भी याद रखना है कि इस वायलेंस के पीछे अंग्रेजी सरकार का हाथ था। और इसीलिए इसी से लेकर हमको जो ब्रिटिश सरकार है उसको हमको अकाउंटेबिलिटी मांगनी है, उससे आपको जवाबदेही मांगनी पड़ेगी कि आप जवाब दो हमको कि आप ये जो पार्टीशन हुआ, ये जो रेडक्लिफ आए, ये जो लाइन बनी, इस जो लोग मरे, इसकी जवाबदारी कौन देगा? और आने वाली ब्रिटिश जनरेशन को, जो नस्लें आने वाली हैं, जो पीढ़ियां आने वाली हैं, ब्रिटेन को उनको एजुकेट करना पड़ेगा ऑन द पेरिल्स ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का जो डेंजर है, जिसकी वजह से, इंपीरियलिज्म की वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इतना वायलेंस हुआ, ठीक है? तो इंपीरियलिज्म के डेंजर, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी यानी थोड़ा रैंडम, मतलब बिना कुछ सिस्टम के, बिना कुछ लॉजिक के, बिना रीजन के, सिस्टम के, या बिना प्लान के आर्बिट्ररी मैप मेकिंग का डेंजर जो है, ठीक है? ये रेडक्लिफ ने जो, मैंने जैसे आपको कहा, जब वो बाउंड्री खींच रहे थे तो उन्होंने ऐसे लोगों से कंसल्ट नहीं किया, लोकल लोगों से कंसल्ट नहीं किया, वो जाके उन्होंने ग्राउंड पे नहीं खोजा कि यहाँ क्या है, उन्होंने एक बार भी मुआयना भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की जिस जमीन की मैं पार्टीशन कर रहा हूँ मैं एक बार जमीन देखूं तो अपनी नजर से। तो आर्बिट्ररी मैप मेकिंग, आर्बिट्ररीली मतलब रैंडमली उन्होंने एक बिना किसी सिस्टम के एक मैप बना दिया। और जब बिना किसी सिस्टम के, बिना रिसर्च किए, बिना देखे, आप सुने, आप जब मैप बनाते हो तो वो बहुत डेंजरस है। एंड सोइंग रिलीजियस डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। वो हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में हमेशा लड़ा के रखते थे, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे तो वो यूनाइट होकर अगेंस्ट ब्रिटिश नहीं लड़ेंगे। तो इन्होंने काफी टाइम से एक डिवाइड और रूल की पॉलिसी रखी रिलीजन पे। तो जब बॉर्डर पार्टीशन बना तो वो डिवाइड एंड रूल की वजह से ये कम्युनिटीज आपस में लड़ गई। तो ये आर्टिकल कह रहा है, ये एडिटोरियल कह रहा है कि जब अपन 1947 पार्टीशन याद रखते हैं, हमको ये सब भी याद रखना है कि इसके पीछे कॉलोनियल सरकार का हाथ था। कॉलोनियल सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, उसको इसकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। और जो सक्सेसिव जनरेशंस, जो आने वाली जनरेशंस है,
उनको इंपीरियलिज्म क्यों डेंजरस है ये हमको समझाना पड़ेगा। और मैप, आर्बिट्ररी मैप मेकिंग, रैंडमली आपने जो मैप मेकिंग का जो काम किया है, मैप में लाइन खींच दी और जो डिवाइड एंड रूल किया, ये भी डेंजरस पॉलिसीज हैं, ये भी आपको आने वाली पीढ़ियों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिटर बोल रहा है हमको ये करना जरूरी है। एंड द प्राइम मिनिस्टर्स रीजनिंग that the nation must be reminded of the need to remove the poison of social division, disharmony, and further strengthen the spirit of oneness, social harmony, and human empowerment is welcome. ठीक है, तो ये एडिटोरियल क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो आइडिया है, ठीक है, ये आइडिया वेलकम है, यानी ये आइडिया अच्छा है। क्या आइडिया है? एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लो। वो बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो आइडिया है, ये आइडिया वेलकम है। ठीक है, तो कौन सा आइडिया है ये? कि नेशन मस्ट बी रिमाइंडेड, कि नेशन को याद दिलाना चाहिए द नीड टू रिमूव पॉइजन, मतलब ये जो जहर है, जो सोशल डिविजन, डिसहार्मनी और एकता की जो स्पिरिट है, डिसहार्मनी मतलब हार्मनी यानी अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सब मिल मिल बांट के खुशी से रह रहे हैं। डिसहार्मनी यानी इसका ऑपोजिट, जहां पर लोग मिल के नहीं रह पा रहे, जहां पर उनके बीच में डिविजन हो रहा है। ठीक है, ये जो जहर है डिविजन का, ये जो जहर है डिसहार्मनी का, जो हमको स्पिरिट ऑफ वननेस, ठीक है, एंड इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथन यानी ये जो एकता की, एकता की जो स्पिरिट है, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सोशल हार्मनी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट मतलब ह्यूमन बींग्स को कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता और एम्पावर करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि हमें नीड टू रिमूव, हमें क्या हटाना है? सोशल डिविजन, डिसहार्मनी का जहर। ठीक है, तो हमें ये जो सोशल डिसहार्मनी और सोशल डिविजन का जहर है, इसको हटाना है, नीड टू रिमूव। और उसकी जगह में हमें फर्दर स्ट्रेंथन करना है, मतलब क्या टाइट करना है, किसको बढ़ावा देना है, किसको और ताकतवर बनाना है? एकजुटता की स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ वननेस, मतलब यूनिटी, सोशल हार्मनी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट। तो एडिटोरियल बोल रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें सोशल डिवीजन का जहर हटाना चाहिए और स्पिरिट ऑफ वननेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये जो उनकी सोच है ये वेलकम है, मतलब ये अच्छी सोच है। बट दिस इज एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, नॉट जस्ट वन डे इन अ ईयर। लेकिन एडिटोरियल ने ये भी थोड़ा टीज कर दिया कि ये अच्छी बात है कि आप बोल रहे हैं कि ऐसे सामाजिक डिवीजन का, डिसहार्मनी का जो जहर है, इसको हमको कम करना चाहिए और सोशल एकजुटता को, यूनिटी को, वननेस को बढ़ावा देना चाहिए। एडिटोरियल बोल रहा है ये अच्छी बात है, वेलकम है, अच्छा लगा कि आपने ऐसी बात की, लेकिन ये रोज करना चाहिए, हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, नॉट जस्ट वन डे इन द ईयर। कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो आप कोई बड़ा भाषण देना है तो आपने बोल दिया कि ये सामाजिक डिवीजन का जो जहर है इसको हमको कम करना है, एकजुटता बढ़ानी है। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस डे वन डे ईयर नहीं बोलना है, ये आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एडिटर का कहना है कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हो कि हमें समाज में डिवीजन का जहर कम करेंगे और एकजुटता बढ़ाएंगे, ये अच्छी बात है कि आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन ये रोज करना है, सिर्फ एक दिन नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा ये एडिटोरियल बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का एडिटोरियल। आपके अगर कोई सवाल वगैरह हैं तो आप मुझे बताइए, हम इस पे थोड़ा हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है आज के एडिटोरियल को लेकर तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं।
अगर अब सच में जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक ओपिनियन लिया जाए तो क्या होगा? कश्मीर पाकिस्तान के फेवर में जाएगा या सेपरेट कंट्री में रहेगा या भारत में आएगा? ये अनिकेत, ये अच्छा सवाल है। इसके ऊपर ये कंप्लीटली अपने आप में ही एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर मुझे ऐसे इस पे कुछ अगर रिस्पॉन्ड करना है तो ये बहुत मुश्किल है कुछ भी इसके ऊपर बोलना, क्योंकि एक तो ये सेंसिटिव टॉपिक है। आप कश्मीर के ऊपर अगर आपने कुछ भी बोला तो आप किसी ना किसी को जरूर अपसेट करोगे, और गवर्नमेंट की इस पे हमेशा थोड़ी नजर रहती है कि कश्मीर में क्या पोजीशन है, आप कुछ अलग तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी ये दोनों, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। इंडिया की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि कश्मीर इंडिया से निकल के जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि अगर इंडिया से निकल के आ रहा है तो पाकिस्तान में जाए। तो कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो ये ना इंडिया की गवर्नमेंट चाहेगी ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी। अब रही बात कश्मीर को इंडिया में रहना चाहिए कि पाकिस्तान में रहना चाहिए, इसका सबसे अच्छा जवाब तो कश्मीरी ही दे सकते हैं। लेकिन वो कश्मीरी वो जवाब तब देंगे अगर उनसे कोई पूछेगा, है ना? तो उनसे पूछना तो बहुत ही मुश्किल सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आप उनसे कैसे ये बातचीत करेंगे, क्या उनके मन में है, ये हमारे लिए स्पेकुलेशन करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इतिहास में ऐसा हमेशा देखा गया है कि किसी भी इलाके को आप जोर जबरदस्ती करके अपने कंट्री में नहीं रख सकते। आप डरा सकते हो, मैं बंदूक लेके आपके घर में आ जाऊं, आर्मी लेके आपके घर में आ जाऊं, कानून बना दूं और आपको मैं डरा धमका के रखूं कि आपको हमारे साथ ही रहना है, नहीं तो आर्मी लगा देंगे, ये कर देंगे। मैं आपको डरा सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी आर्मी वीक होगी, जिस दिन मेरी पॉलिटिक्स थोड़ी कमजोर होगी, वहां पर फिर वहां के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा इतिहास में देखा गया है ग्लोबली। ठीक है, तो किसी भी रीजन को आप जोर जबरदस्ती से अपने कंट्री में नहीं रख सकते हो। आप डरा धमका के रख सकते हो, लेकिन जिस दिन आपकी डराने की क्षमता कम होगी, जिस दिन आपकी मिलिट्री पावर कम होगी, जिस दिन थोड़ा आपका इंस्टेबिलिटी होगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी रीजन दुनिया में ऐसा देखा गया है जहां पर आपने जोर जबरदस्ती की है, आर्मी लगा दी है, नियम कानून बना दिए हैं, उनके जो आवाज उठा रहे हैं एक्टिविस्ट वगैरह उनको जेलों में डाल दिया है, उनको आपने कॉर्नर किया है। दुनिया में कहीं पर भी जब ऐसा हुआ है तो वो जनरली उसका जो रिजल्ट है अच्छा नहीं आया है। किसके लिए? जो वहां पर ये कानून लगा रहे हैं। आप खुद ऐसे सोचो ना, अपनी पर्सनल लाइफ में आप मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स होके रहे, और आप मेरे घर में घुस के मेरे सर पे बंदूक लगा के बोल रहे हो बेस्ट फ्रेंड बनो, बेस्ट फ्रेंड बनो। तो क्या मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बन पाऊंगा? आपकी जब तक मेरे ऊपर बंदूक रहेगी मैं आपके साथ हाँ जी करूंगा। जिस दिन आप बंदूक में आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, या बंदूक कहीं भूल गए, या आपसे कोई बंदूक ले गया, तो उस दिन मैं क्या आपका बेस्ट फ्रेंड बन के रहूंगा? तो जब अपन पर्सनल लाइफ में नहीं कर सकते हैं तो फिर मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो कश्मीर का क्या होगा वो कश्मीरी बताएंगे, हमें आपको तो नहीं पता। लेकिन दुनिया में ग्लोबली यही सिस्टम है कि आपको जो समझना आप इससे अब समझ लीजिए कि जब कभी भी ऐसे फोर्स करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अफगानिस्तान में ऐसा ही हुआ है। हाँ, बहुत कंट्रीज में ऐसा ही हुआ है। जब कभी आप किसी को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, आप पूरा मिलिट्री माइट लेके जाते हैं, तो वो जनरली उसका हमेशा ऑपोजिट इफेक्ट होता है। ऐसा देखा गया है पैटर्न दुनिया में। और कोई सवाल वगैरह? आज का जो टॉपिक था वो मैं आप सबसे ये इनकरेज भी करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंडिया में हमारा जो अभी माहौल चल रहा है, और पाकिस्तान में भी एक्चुअली, दोनों कंट्री की जो मीडिया है वो एक तरीके से ना एक एक नफरत का माहौल खड़ा करके रखा हुआ है कि इंडिया, और बहुत इश्यूज हुए भी हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर्स भी हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं, काफी चीजें हुई हैं। तो ऐसे काफी इश्यूज हैं, मैं नहीं बोल रहा कि इश्यूज नहीं है,
लेकिन एक बहुत ही नफरत का माहौल बनाया गया है। ठीक है, जबकि मैं बार बार बोलूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, ये जो रीजन है सब कॉन्टिनेंट, यहाँ के लोगों के बीच में कॉमन बहुत ज्यादा चीजें हैं, जोड़ने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं और तोड़ने वाली चीजें कम हैं। ठीक है, और ऐसा एक माहौल बनाया गया कि हमें जो चीजें जोड़ती हैं, हमारा जो ट्रॉमा है, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो सफरिंग रही है, हमारी जो स्ट्रगल्स रही हैं, ये चीजें हमको जोड़ती हैं। अगर 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 कोई हमने ट्रॉमा फेस किया है, तो जब अपन आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो वो हमें जोड़ता है। तो इसके ऊपर मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मतलब हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप पार्टीशन के बारे में थोड़ा और पढ़ें और सोचें। और ऐसे इंटरनेट यूट्यूब में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पर दोनों साइड पार्टीशन के, जहां पर इंडियंस भी बोल रहे हैं कि उनके जो पुश्तैनी, उनकी जो फैमिली की हिस्ट्री थी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, वो कैसे थे, और उस तरफ से भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो लखनऊ से थे या बॉम्बे से थे, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आप थोड़ा देखिए, ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। 1947 अगस्त 15 को ब्रिटिश ने ट्रांसफर ऑफ पावर दिया था इंडिया को, इंडिपेंडेंट डे क्यों कहा जाता है? ट्रांसफर ऑफ पावर दिया था मतलब पावर किसको ट्रांसफर की? ब्रिटिश एक फॉरेन कंट्री थी, फॉरेन रिजीम थी। ब्रिटेन यूरोप का एक छोटा सा कंट्री था, वो इंडिया पे रूल करता था। और जब उसने पावर दी, इंडिया और पाकिस्तान को पावर जब दी, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास पावर आई, इंडिया की पार्लियामेंट के पास पावर आई। तो ये जो मतलब इनके जो पॉलिटिशियन थे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन थे या इंडिया के जो पॉलिटिशियन थे, तो ये अपने आप को इंडियन पीपल का या पाकिस्तानी पीपल का रिप्रेजेंटेटिव मांगते थे, है ना? तो जब आप अपने आप को इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव मांग रहे हो, तो ये आपकी गवर्नमेंट हुई। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि ब्रिटिश की तरफ से ट्रांसफर ऑफ पावर था, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम उसको अपना इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे, ब्रिटिश को हमने निकाल दिया। सर, खालिस्तान इशू इज ड्यू टू पार्टीशन, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है स्वराज। खालिस्तान जो इशू है, इसके पीछे बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि पंजाब का जो रीजन था ना, वो डिवाइड हो गया। 60-70% जिसको हम पंजाब बोलते थे, वो गया है पाकिस्तान में। अगर आप ये स्क्रीन मैप देखें, तो एक सेकेंड, ये वाला जो मैप अगर आप देखें, क्या हो गया, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, ये वाला जो प्री पार्टीशन जो मैप है, अगर आप इस पार्टीशन को देखें, हिस्टोरिकली पंजाब का रीजन बहुत बड़ा था। ये पूरा इलाका एक पंजाब है, और इंडिया में जो पंजाब है वो सिर्फ इतना सा आता है। ठीक है, तो जो मेन पंजाब का रीजन है वो पाकिस्तान में रह गया। ठीक है, खालिस्तान जो मूवमेंट थी, वो जो सिख वालों की मूवमेंट थी, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंडियन पंजाब में देखी गई। वो ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब था, वो वहां पर कम देखी गई। ठीक है, तो पार्टीशन से इसका कुछ ये रिश्ता ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो अक्सर कोशिश करती है कि एक दूसरे की गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करे, क्योंकि ये आपस में कॉम्पिटिशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। जैसा मैं बोल रहा था, काफी इश्यूज हैं। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को, ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऐसे होता है, जब कोई भी दो कंट्रीज आपस में राइवलरी है, जैसे अभी चाइना और यूएसए की राइवलरी है, पहले यूएसए और सोवियत यूनियन की राइवलरी थी। तो कंट्रीज एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करना चाहती है हमेशा, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो कुछ हद तक यहाँ पर पाकिस्तान का भी बहुत हाथ था कि इंडिया के अंदर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। इंडिया भी कुछ, अगर चांस मिलेगा तो इंडिया भी सपोर्ट कर सकती है उस तरफ, है ना? तो ये होता है। खालिस्तान एक देश है नहीं, खालिस्तान एक देश नहीं है। खालिस्तान, पंजाब में कुछ सिख लोग थे जिन्होंने बोला कि हमें एक इंडिपेंडेंट सिख कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो ये उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी 1980s में और अर्ली 1990s में, जो मूवमेंट
एक टाइम पे बहुत डेंजरस थी, लेकिन इवेंचुअली उस मूवमेंट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने काबू पा लिया और वो आगे बात नहीं बढ़ी। तो खालिस्तान के जो इश्यूज थे वो बहुत हद तक सिख कम्युनिटी के इंडियन गवर्नमेंट के साथ इश्यूज थे, उसके थ्रू वो आया है। वो पार्टीशन से पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इन चीजों का भी इफेक्ट होता है। अनिकेत बोल रहे हैं, अगर हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद नेहरू ने वो यूएस इंटरफेरेंस वाला स्पीच नहीं किया होता तो आज कश्मीर। नहीं अनिकेत, ये जो आप जो लाइन बोल रहे हो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोपोगेंडा लाइन है। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। ये मानना बहुत ही गलत होगा कि नेहरू के एक स्पीच से पूरा बदल गया, क्योंकि कश्मीरी लोग अपना माइंड बदल सकते हैं ना। उस टाइम अगर मान गए होते तो 1960s में, 1970s में, 1980s में ऐसी क्या गारंटी थी कि उनको बाद में कोई इशू नहीं होता। तो ये बिल्कुल भी पहली बात तो नहीं है। दूसरी बात है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना भी जो है अपने आप में, इस चीज की कोई लीगल वैलिडिटी के ऊपर भी बहुत सवाल हैं। तो ये इतना ओपन एंड शट केस नहीं है। ये बस हमारे यहाँ पर इंडिया में लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे जी उसने साइन कर दिया तो अब ये इंडिया में आ गया। आप खुद सोचो ना, आप पे घर पे अगर एक टेबल है या एक मोबाइल फोन है, ठीक है, एक मोबाइल फोन की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कितना एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। आप पूरा का पूरा एक किंगडम आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, उसका क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी क्या लीगल वैलिडिटी है। इन चीजों पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये इतना ओपन एंड शट केस नहीं है कि राजा ने लिख दिया। राजा के लिखने से क्या होता है, राजा तो मतलब वहां की पॉपुलेशन का भी से है ना। वैसे देखा जाए तो इंडिया में कितने इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, आपने देखा कितने कितने पिंक थे। तो वहां के राजा क्या चाहते हैं और वहां की पब्लिक क्या चाहती है, ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको माइंड पे लेना पड़ेगा। तो इतना सिंपल नहीं है ये जो एक है, ये एक थोड़ा एक प्रोपोगेंडा है। अरे वहां के कश्मीर के राजा ने लिख दिया था, ये तो नेहरू ने गलती कर दी कि वो जाके यूएन में बोला है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतना नहीं है। कोई भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो पैलेस्टीन का मसला है, चाहे वो तिब्बत का मसला है, चाहे वो कोई अफ्रीका में सूडान का मसला है, चाहे वो साउथ अमेरिका में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी ऐसा इशू होता है ना, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इनका अपना एक इतिहास होता है, एक मूवमेंट होती है, अप डाउन होता है। किसी एक टाइम पीरियड में लोग कुछ चाहते हैं, फिर गवर्नमेंट की अगर परफॉर्मेंस खराब रही वहां की जो रूलिंग क्लास है, तो लोग उससे अलग भी रिबेल करते हैं। या अगर गवर्नमेंट के किसी बैड एक्शन के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो लोग पलट भी सकते हैं। तो ये उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इन चीजों को हम एक सिंपल ऐसे एक प्रोपेगेंडा की तरीके से हम नहीं बोल सकते कि ये नेहरू ने ऐसे अगर यूएन में नहीं बोला। यूएन में जाना तो अच्छी बात है, अगर आप यूएन में, आप वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। ठीक है, यूएन का इंटरफेरेंस तो एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यूएन के इंटरफेरेंस से यहाँ की जो लीगल पोजीशन है कश्मीर में, कश्मीर के लोगों की क्या इच्छा है रही, पाकिस्तान की क्या इच्छा रही, इंडिया की क्या इच्छा रही, 50s में क्या सीन था, 1980s में क्या सीन था, 1970 में क्या सीन था, 2021 में क्या सीन है, बहुत इश्यूज हैं इसमें। तो इन चीजों को इतने हमें सिंपलिस्टिकली तरीके से मैं बोलूंगा नहीं देखना चाहिए। एक कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है और हमको थोड़ा इस पे सीरियसली थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो वो एक, बाय द वे, वो एक कम्प्लीटली अलग डिबेट है। कभी अपना कश्मीर पे एडिटोरियल आएगा तो मैं जरूर इस पे भी एक क्लास ले लूंगा। और कोई अपना सवाल जवाब है कोई? चलिए, अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम आज का अपना सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स आने के लिए। आपको आपका दिन आगे का अच्छा जाए। हैव अ नाइस डे। जय भीम।